नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने संसद से लेकर संसद परिसर तक में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इस अनुचित मूल्य वृद्धि के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इस अनुचित मूल्य वृद्धि के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार इस मूल्य वृद्धि से 10,000 करोड़ रुपए लूट रही है। कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बढ़ती कीमतों का मामला उठाना चाहा तो बीजेपी सदस्यों ने शोर मचाया। इसी तरह लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाने की कोशिश हुई तो वहां भी बीजेपी सांसदों ने शोर मचा दिया। कांग्रेस सांसदों ने बढ़ती पेट्रोल डीजल कीमतों से जुड़े पोस्टर लहराए। बाद में दोनों सदनों को दोपहर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को भी ये बढ़ोतरी 80 पैसे की हुई है और मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए से ज़्यादा हो गई है और डीजल की कीमत 88 रुपए प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 101 रुपए से अधिक और डीजल 95 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए 96 पैसे और डीजल 92 रुपए 99 पैसे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपए 31 पैसे है और डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट इलाके में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट इस मामले पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। बता दें, टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के बाद बोगतई गांव में बम फेंके गए, जिसमें 10 घर जलकर खाक हो गए। कहा जा रहा है कि भीड़ ने ये बम टीएमसी के नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए फेंके थे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई 8 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने कहा कि 72 घंटे के भीतर इसकी रिपोर्ट दी जाए। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार कुछ बड़े नौकरशाहों को भी घटना की जांच के लिए भेजेगी। बीजेपी इस घटना की जांच के लिए एक टीम वहां भेज रही है और उसने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, जबकि टीएमसी ने कहा है कि हिंसा में उसके नेताओं का कोई हाथ नहीं है और ये मौतें आग लगने की वजह से हुई हैं। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी बना दी है। बता दें, मंगलवार को भीड़ ने रामपुर हाट कस्बे के बोगतुई गांव में बम फेंके थे, जिसमें 10 घर जलकर खाक हो गए थे। कहा जा रहा है कि भीड़ ने ये बम टीएमसी के नेता भादु शेख की हत्या का बदला लेने के लिए फेंके थे। आयकर विभाग ने हीरो मोटोकॉर्प के गुरुग्राम स्थित कार्यालय और कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पवन मुंजाल के आवास पर छापेमारी की है। रिपोर्ट है कि यह कार्रवाई बुधवार सुबह से ही जारी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है, जहां छापे मारे गए हैं उनमें कंपनी के कई शीर्ष अधिकारियों से जुड़े परिसर भी शामिल हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से मीडिया में ये भी खबर आई है कि गुरुग्राम के अलावा हरियाणा, दिल्ली और कुछ अन्य स्थानों पर मुंजाल के कार्यालयों और आवासीय परिसरों पर कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है ये कार्रवाई कथित तौर पर आयकर चोरी के संदेह में की जा रही है। केंद्र सरकार ने अब कहा है कि 31 मार्च से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। हालांकि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को हटाने का फैसला किया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड-19 से जुड़े हर एहतियात को पालन किया जाए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी राज्य की पुलिस से बहुत नाराज हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी भतीजी केसरी मांझी के हमले में घायल होने के बाद राज्य में बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर निशाना साधा। भतीजी पर कथित हमले से नाराज जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर उनके साथ ऐसी घटना होती तो वो हमलावरों को मार देते। मांझी ने आरोप लगाया कि केसरी देवी, जो एक पंचायत सदस्य भी हैं, पर और उनके परिवार के सदस्यों पर भीड़ ने हमला किया, जिसमें गया जिले के लोकल दबंग भी शामिल थे। मांझी ने कहा कि उन लोगों ने मेरी भतीजी केसरी देवी को मारा पीटा, परिवार के कई लोग घायल हो गए। नाराज मांझी ने कहा, अगर मेरे साथ ऐसी घटना होती तो मैं उन पर गोलियां चला देता और कम से कम 2 से 5 हमलावरों को मार देता। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी भतीजी के पंचायत चुनाव जीतने के बाद हमला किया गया।
बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को भी ये बढ़ोतरी 80 पैसे की हुई है और मंगलवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97 रुपये से ज़्यादा हो गई है और डीजल की कीमत 88 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये से अधिक और डीजल 95 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपये 96 पैसे और डीजल 92 रुपये 99 पैसे, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपये 31 पैसे है और डीजल 91 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व असंतुष्ट नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को G23 गुट के नेता आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा को बुलाकर उनसे बातचीत की। कांग्रेस में बीते 3 साल से G23 गुट लगातार पार्टी पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन अब पार्टी नेतृत्व ने इस गुट के साथ सुलह की कोशिशों को तेज कर दिया है। इसी के तहत कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने इस गुट के नेता गुलाम नबी आज़ाद से भी मुलाकात की थी और राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलने बुलाया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तन्खा ने सोनिया गांधी से कहा कि उन्हें पार्टी को चलाने के लिए कुछ चुनिंदा लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सामूहिक फैसले लेने के मॉडल को पार्टी में स्थापित करना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनों की 6 करोड़ 45 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज कर दी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। शिवसेना ने केंद्र की बीजेपी पर चुनिंदा राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। 2 हफ्ते पहले आयकर विभाग ने उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे, एक मंत्री और सहयोगी अनिल परब से जुड़े ठिकानों पर भी कई छापे मारे थे। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि ईडी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, वे हमें केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वे सभी इसका सामना कर रहे हैं। कल ममता बनर्जी के भतीजे से ईडी ने पूछताछ की थी। इसमें एक राक्षसी निरंकुशता की बू आती है, लेकिन ना तो बंगाल और ना ही उन्होंने कहा लेकिन ना तो बंगाल और ना ही महाराष्ट्र झुकेगा। ईडी द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनोई की करोड़ों की प्रॉपर्टी फ्रीज करने को लेकर शिवसेना के सहयोगी दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने कहा है ये सब राजनीतिक है। 5 साल पहले कोई नहीं जानता था कि ईडी क्या है। रूस को लेकर भारत के रुख को देखते हुए अमेरिका की ओर से लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि दुनिया के दूसरे सहयोगियों की तरह भारत के लिए अमेरिका पार्टनर ऑफ चॉइस है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के एशिया प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत अमेरिका के बीच गहरे संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का अभी भी सहयोगी है। बता दें इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के रूस को लेकर रवैये पर कहा था कि क्वाड समूह में इकलौते भारत का रवैया रूस को लेकर अस्थिर है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर जीने मरने का सवाल हुआ तो रूस देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास घरेलू सुरक्षा की। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस स्टार और दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान कर उन्होंने सबको चौंका दिया है। एशली ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मैं टेनिस से संन्यास ले रही हूं। इसका ऐलान करना मेरे लिए मुश्किल और भावनात्मक है। एशली ने कहा कि खेल से मुझे जो कुछ मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।